लेक्चर नंबर 42 पार्ट ए। अच्छा भाई, पार्ट बी हमने किसी वजह से पहले रिकॉर्ड किया था, तो पार्ट बी इज एन इंटेग्रल पार्ट, इसलिए पार्ट बी आप हजरात ऑनलाइन वाले पहले अटेंड करें, उसके बाद पार्ट ए अटेंड कीजिएगा। पार्ट बी अपलोड भी पहले करवा दो और ग्रुप्स में कह दो कि पार्ट बी पहले अटेंड कर लें जो नहीं आए। तो पार्ट ए से पहले प्लीज़ पार्ट बी अटेंड करें प्लीज़, क्योंकि पार्ट ए में पार्ट बी की बातें बोली जाएंगी कि अभी आपको ये चीज़ समझाई है, तो प्लीज़ पार्ट बी अटेंड करें, प्लीज़ पार्ट बी अटेंड करें। खुदा के लिए क्रॉस का बटन दबाएं, बैक का बटन दबाएं, पार्ट बी खोलें प्लीज़। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह जी, पार्ट बी आप लोग अटेंड करके आ गए, बहुत खुशी की बात है। अब पार्ट बी में हमने कौन सा क्वेश्चन किया है? क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर ये जो हमने अभी रिवीजन की थी, वो हमने कॉन्सेप्ट किया था लॉसेस वाला, वो इंशाल्लाह इसमें रिवाइज होना है। अब सवाल पढ़ लेते हैं। हमारे वाला सवाल ये वाला बड़ा आसान सा है, ये उस सवाल से 20% 30% हल्का सवाल है, इसलिए हमने इसको बाद के लिए रखा हुआ था। बता दीजिए अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना आया इस साल का? 130 मिलियन। हाँ जी, हाँ जी, एक्सेलेंट, सारे सालों। टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सीडेड द अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बाय 9 and revaluation loss recorded against revaluation surplus is 6। ये क्या मतलब है revaluation loss recorded against revaluation surplus? जब लॉस आया तो वो P&L में डाला या पहले से सरप्लस पड़ा हुआ था? यार ये पढ़ें यार, मजे की चीज है। एंड रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्डेड अगेंस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस का मतलब बताएं। रिवैल्यूएशन लॉस आया मुझे 6 का, लेकिन ऊपर मेरा क्या पड़ा हुआ था, तो मैंने सरप्लस में से इसको एडजस्ट किया। ये लॉस P&L में गया होगा या पहले से सरप्लस पड़ा हुआ था? इसको भी मैं वो वर्किंग करके दिखाऊंगा आपको। टैक्स लॉस वाले वैसे रिवैल्यूएशन को नहीं मानते। इंटरेस्ट इनकम ज्यादा है रिसीट से, तो बड़ा मजे का अकाउंट बनेगा। इंटरेस्ट इनकम रिसीट से 12 मिलियन ज्यादा है, लेकिन कमीशन इनकम में कमीशन की रिसीट उसकी इनकम से ज्यादा है। कमीशन की उसकी इनकम रिसीट से ज्यादा है, और इसकी गुरा ना करें चीजों को, गुरा ना करें चीजों को। सेल कैश से 10 रुपए ज्यादा है, तो ठीक है, हम सवाल से लड़ तो नहीं सकते ना कि सेल और कैश मुझे बताओ। डेटर अकाउंट में कह दे सेल कैश से 10 रुपए ज्यादा है, नहीं मुझे सेल और कैश दोनों बताओ, कहना नहीं बताना, चल बाहर निकल। इस तरह तो फिर करके आ ही सकते हैं ना। अब मुझे ये ना बुरा ना करें सवाल को, रिसीट इनकम से ज्यादा है, ये क्या होता है सर? तो बोले डेटर अकाउंट में सेल इन कैश से 10 रुपए, डेटर अकाउंट बन जाएगा, अल्लाह का शुक्र है। ब्रॉड डाउन नहीं दिया हुआ तो धड़ाधड़ कैरी डाउन 10 निकाल के हम सवाल को खत्म करेंगे, और क्या, अल्लाह का शुक्र है इतना डेटा उसने दे दिया। तो बोले जी इंटरेस्ट में क्या कहानी चल रही है? इनकम ज्यादा रिसीट से और कमीशन में क्या है? हाउ टू टैकल? प्रिपेयर टी अकाउंट। जाहिर बात है जब ज्यादा काम है तो फिर रिसीवेबल पेएबल कोई होने हैं। जब रिसीट और P&L में फर्क है तो फिर रिसीवेबल पेएबल तो होने हैं, हाउ टू टैकल तो करना पड़ेगा। टैक्स वाले कहते हैं दोनों इनकम से कब टैक्स लगाना, हाउ टू टैकल, फॉरेक्स सी एडजस्टमेंट। आगे डोनेशंस 5 मिलियन की हैं, उसमें से 3 मिलियन की नॉट अलाउड है, तो 2 मिलियन की अलाउड। तो नॉट अलाउड में कितना डाल देंगे? 3। तो परेशान ना हुआ करें, नॉट अलाउड में कितना डाल देंगे? 3। आउट ऑफ 5 6 पर 3 नहीं होता, 3 होता। अच्छा 3 अलाउड है, ओके 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 ओके। तो फिर क्या करेंगे? 5 इंटू 40% नॉट अलाउड 2, तो 2 को कहां डाल देंगे? नॉट अलाउड। आगे चलें। डेवलपमेंट कॉस्ट है 25 मिलियन की। डेवलपमेंट कॉस्ट किस स्टैंडर्ड में होती थी? IAS 30 है। डेवलपमेंट कॉस्ट 20 मिलियन हैज बीन एक्सपेंस्ड आउट। ये कौन सी डेवलपमेंट होगी? बुरी वाली, बुरी वाली। लेकिन टैक्स वाले कह रहे हैं इसको एसेट बनाओ अच्छा, और इसको अमोर्टाइज करो 28% के ऊपर। सॉर्ट ऑफ वैल्यू एडजस्टमेंट है, लेकिन IAS 38 की एडजस्टमेंट ही समझ लें। तो बता दें अकाउंटिंग वालों ने इसको किस में डाल दिया, और टैक्स वाले कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस में डालो। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा पहला साल है। पहले साल तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी रेट किस पे लगता है, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का हमने 4 डालना है।
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तब इंपॉर्टेंट होता जब ये अगला साल होता, तो अगले साल में फिर रिड्यूसिंग बैलेंस पे रेट लगाना पड़ता, लेकिन पहले साल तो रेट किस पे लगेगा? अब अकाउंटिंग वालों ने किस में डाल दिया? फॉरन खर्चे में। और टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? आहिस्ता आहिस्ता। CWIP में बोरोइंग कॉस्ट पड़ी हुई है, तो अकाउंटिंग वालों ने बैलेंस शीट में कितना डाला हुआ है? एक्सेलेंट, 8। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? इस 8 को उठा के, एक दिन क्लास याद होगी, इस 8 को उठा के कहां डाल दो? खर्चे। नहीं, टैक्स वाले असर की कॉस्ट में नहीं डलवा रहे, बोरोइंग कॉस्ट है भाई IAS 23। टैक्स वाले इंटरेस्ट को कहां डलवा रहे हैं? अलाउड, माइनस कर दो, इन द ईयर इट इज इनकर्ड। तो सारी रिवीजन हो रही है। अच्छा, ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये IFRS 9 वाली है, लेकिन ये मैं आपको करवाऊंगा आज। इसके लिए आप मुझे थोड़ा सा रिवाइज करवा दें जो हमने एक स्टैंडर्ड पहले 3 दिनों में रिवाइज किया था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह एडजस्टमेंट करेंगे, फिर आपको आसान महसूस होगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड आपको याद है? उसमें एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज रीवैल्यू होती हैं। तो बताएं, अगर मैंने 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी और ईयर एंड पे 110 की हो गई, तो बताएं P&L में क्या जाता था? किसी को याद हो? डेप्सिट तो करना मना होता था। एक्सेलेंट। P&L में क्या जाता था? 100 की प्रॉपर्टी खरीदी, 110 की हो गई, P&L में क्या जाता था? गेन। लेकिन टैक्स वाले हो सकते हैं कहीं इसको कॉस्ट पे रखो। अच्छा, एक और बात बताएं जरा खूबसूरत सी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम कहां डालते थे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रेंटल इनकम भी तो आती थी ना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पड़ी पड़ी महंगी होगी, ये अलग गेन है। देखें, बायोलॉजिकल एसेट्स में IAS 41 में नहीं इस तरह होता था, भैंस पड़ी पड़ी महंगी होगी, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल लेके, और भैंस ने दूध दिया, उसको अलग P&L में डालते थे। ठीक है, तो मुर्गी अलग पड़ी पड़ी महंगी होगी, अंडे को अलग इनकम में डालते थे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पड़ी पड़ी महंगी हो गई, ये भी P&L में जाता है, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के आने की वजह से जो रेंटल इनकम आ रही है वो भी P&L में जाती है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की दो इनकम्स P&L में जा रही हैं। डन। ये कॉन्सेप्ट है IFRS 9 का, ये 100% सेम है। IFRS 9 में हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो शेयर्स पड़े पड़े महंगे हो जाएं तो उनका गेन P&L में जाएगा। तो आप शेयर्स की जगह प्रॉपर्टी जेन में रख लीजिएगा। मैं पढ़ूंगा SL एक्वायर्ड शेयर्स, आप समझिएगा SL एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, आगे बात आसान हो जाएगी। और शेयर्स कौन से अंडे देते हैं? डिविडेंड। शेयर्स में दो क्वालिटीज हैं, याद रखिएगा, पड़े पड़े महंगे भी हो जाते हैं, और शेयर्स हर साल के एंड पे डिविडेंड भी देते हैं। भैंस पड़ी पड़ी मोटी भी हो जाती है, लो मत जाइए पई रहती है, तो भैंस पड़े पड़े मोटी भी हो जाती है, और मोटी होने के साथ दूध भी दे के जाती है। ठीक है, तो इसी तरह शेयर्स की दो क्वालिटीज बताएं जो आपने कैफ 2 में पढ़ी हुई हैं। शेयर्स पड़े पड़े महंगे भी हो जाते हैं, और शेयर्स हर साल। लेकिन वैसे एक बात कैफ 2 में आपको याद होगी, शेयर्स पड़े पड़े महंगे हो जाएं इसको हम इग्नोर करते थे। शेयर्स पे सिर्फ तब गेन आता था जब कभी बिकते थे। ये शुरू के दिनों में कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़ा दिया जाता है, शेयर जब बिकते थे तब गेन आता है। डन। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह जरा मैं पढ़ने लगा हूं। हमारे साल के पहले दिन हमने एक्वायर की है एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 70 मिलियन की, सही है? तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? 70 मिलियन। वैसे तो शेयर्स हैं लेकिन कोई नहीं। द इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी वाज सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट FVTPL, यानी इस पे जो गेन आएगा वो P&L से रूट होगा। फेयर वैल्यू का गेन थ्रू P&L रूट होगा, यानी फेयर वैल्यू का जो गेन आएगा वो P&L में जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर वी रिसीव्ड 4, ये 4 कुछ और है, ये 4 कुछ और है, ये वो डिविडेंड है, ये जो प्रॉपर्टी रेंटल इनकम देती थी वो चीज है, ये 4 डिविडेंड इनकम है। डिविडेंड को तो हमने बहुत ज्यादा देखा हुआ है, डिविडेंड का क्या करना है बता, वो तो हमें बचपन का पता है। डिविडेंड इनकम कितनी है माय डियर? रिसीव हाउ टू टैकल, टी कौन नहीं बनाना। Received 4 million at year end. A gain of 10 million was also recorded as fair value adjustment. आप बताएं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने की खरीदी थी? पड़े पड़े कितने से महंगी होगी? कैरिंग अमाउंट बताएं। वो वेल डन, आप लोगों को तो आता है सारा। आगे चलें। टैक्स वाले कहते हैं कि जब कभी प्रॉपर्टी बिके तो उस पे टैक्स रेट है 15%, लेकिन डिविडेंड पे टैक्स रेट है, डिविडेंड तो 100% आज की तरह सॉल्व होगा।
डिविडेंड कितना है पार्ट बी में जो हमने सवाल किया है, डिविडेंड 4 है, 4 यहां से माइनस करेंगे और माइनस करके इस पे कितने % रेट लगा देंगे 4। अच्छी रिवीजन, कमाल रिवीजन। तो मेरा ये मशवरा है कि इस पूरी एडजस्टमेंट में से डिविडेंड को हम अलग निकाल के रख लेते हैं ताकि डिविडेंड हमें तंग ही ना करें। डिविडेंड तो आसान सी चीज है, एसएल रिसीव्ड ₹4 million एज डिविडेंड। डिविडेंड इज टैक्सेबल एट, इसके अलावा इंशाल्लाह बाकी एडजस्टमेंट बड़ी मजे की होगी, वो तो हमारी जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी। आप बता दें पार्ट बी में जो हमने सवाल किया था उसमें भी यही नहीं लिखा हुआ था, वी रिसीव डिविडेंड ऑफ इनकम इतने एंड डिविडेंड इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%। ये तो वो रिवीजन हो जाएगी अभी हमारी। बाकी ये लाइन आपको IFRS 9 में पढ़ा दूंगा। द इंटेंशन ऑफ SL इज नॉट टू टेक एनी बेनिफिट फ्रॉम, अभी हमारा इरादा नहीं है इसको बेचने का, इसको रखेंगे थोड़े अरसे के लिए। ये इंटेंशंस होती हैं, ये IFRS 9 का कॉन्सेप्ट है, इसके हमारे जवाब पे कोई फर्क भी नहीं पड़ा करना। तो इसको हल्का सा डिजी लाइन लगा लें, पता नहीं कौन सी लाइन आप लोग कहते हैं, डिजी लाइन लगा लें, इसको छोड़ें, पर इसका क्या करना है, लीव इट। चलें जी, अब आप सारे लोग बता दें, ये जिंदगी में पहली दफा मैं एडजस्टमेंट करवा रहा हूं, लेकिन कैरिंग अमाउंट बताएं। प्रॉपर्टी खरीदी कितने की 70 की, गेन कितना आया, कैरिंग अमाउंट 80। टैक्स वाले याद रखिएगा कभी भी फेयर वैल्यूज को नहीं मानते, वो आगे लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ छोड़े, वो मेरी तरफ से सुने, टैक्स वाले फेयर वैल्यूज को नहीं मानते, इसलिए टैक्स वालों ने इन्वेस्टमेंट्स को किस पे रखा होगा, तो टैक्स बेस क्या आ जाएगी 70, लेकिन कैरिंग अमाउंट क्या आएगी 80। वेल डन। और अकाउंटिंग वालों ने फेयर वैल्यू गेन कितना रिकॉर्ड किया, 70 वाली चीज 80 पे चली गई 10 का, टैक्स वाले रीवैल्यूएशंस को, तो इसलिए 10 को हम तो ये नई एडजस्टमेंट थी लेकिन बहुत आसान थी आप लोगों के लिए। आगे चलें, डीटीएल्स, ये तो एक स्यापा शुरू हो गया है ना, पास पेपर के क्वेश्चन 10 से हमने शुरू किया था। ये पीपी है, इंटरेस्ट रिसीवेबल है, अनअर्न्ड है, ये कौन से वाले बैलेंसेस हैं, ओपनिंग, ये कौन से वाले बैलेंसेस हैं, ओपनिंग। और आज बड़ी कमाल रिवीजन होनी है इनकी, इंटरेस्ट रिसीवेबल और अनअर्न्ड की, हाउ टू टैकल की कमाल रिवीजन होगी। आज ओपनिंग रिसीवेबल्स भी गिवन है, क्लोजिंग भी निकालेंगे, तो इसकी बड़ी कमाल किस्म की रिवीजन होनी है। चलें जी शुरू करें। ओ सवाल कहते गल सुन मेरी, मैं क्या 10, कहते तैयार हो जा, कहते पिछले साल लॉसेस थे 50, हमने कहा अच्छा हमारा कौन सा साल है 21, पिछले साल लॉसेस कितने थे 50। हाउएवर, कुछ होने लगा है, हाउएवर हमने सिर्फ डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया 40 के लॉसेस पे, हमने डेफर्ड टैक्स एसेट किस पे बनाया 12 को छोड़े, 12 हम खुद निकालेंगे कैलकुलेटर पे। However, we only recorded deferred tax asset up to the losses of due to limited availability of expected future profits। हमारा ख्याल था फ्यूचर में प्रॉफिट्स नहीं आएंगे इतने ज्यादा कि 50 के लॉसेस बर्दाश्त कर लें, बल्कि सिर्फ कितने प्रॉफिट्स आएंगे तकरीबन, हमने कितने लॉसेस पे डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया। अब हमारी मिसाल में ये वाली फिगर थी 180 मिलियन की, पार्ट बी में 180 मिलियन की, और ये वाली फिगर थी 284। मुझे बता दें पिछले साल टैक्स वालों को कितना लॉस बता के आए हैं, ये जरा कोई बताए, पिछले साल टैक्स वालों को कितना लॉस बताया है 50, लेकिन डीटीए की कैलकुलेशन में कितना डाला 50 या 40, जिसकी वजह से डेफर्ड टैक्स एसेट किस पे रिकॉर्ड किया अभी 40 पे। 40 का कितना, 40 का 30% कितना होता है वैसे, 4 3 बार बचपन पढ़ी भी है, बचपन में 4 3 बार 12। ऐसा क्यों हुआ था, ये क्या है, जब लॉसेस हैं 50 के तो क्यों नहीं हमने ड्यू टू, नहीं ये तो अंदाजा ही होता है, अगले साल अंदाजा बदल सकते हैं। अंदाजा हमारा क्या था, फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा आने हैं या लिमिटेड आने हैं, चलें इसकी तो इंशाल्लाह अभी रिवीजन हो जाएगी। अब मुझे बता दें, एक उसने काम किया हुआ जो पिछले सवाल में उसने किया था, पिछले सवाल में उसने ये वाला 12 यहाँ डलवाया हुआ था, इधर डलवाया हुआ था, हमें जब हम रिवर्स वर्किंग करेंगे तो हमें ये वाला 12 इधर लाके डालना पड़ेगा ताकि ये वर्किंग जरा सही तरीके से हमारी सॉल्व हो सके। तो पिछले सवाल में देखें उसने क्या किया हुआ था, पार्ट बी वाले में उसने एक लाइन डाली हुई थी, क्या, अनयूज्ड टैक्स लॉसेस, और इस सवाल में देखें उसने ये लाइन डाली हुई अनयूज्ड टैक्स लॉसेस,
लेकिन होने तो चाहिए ना, क्योंकि ये किस साल के हैं, पिछले साल के, तो पिछले साल की सारी चीजें डालें यहाँ। तो ये वर्किंग तो आपको पता है हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही करते होते हैं। चलें बड़े रिलैक्स हो जाएं जी, आज एक आसान सा सवाल रिवाइज होने लगा। वर्किंग नंबर 1 ना किया करें ना। क्वेश्चन नंबर 15 भाई व्हाइट बोर्ड पे मिटा दें। इंजॉय किया करें पुरानी एडजस्टमेंट्स को, नई एडजस्टमेंट्स लेके कभी भी दिमाग पे परेशानी ना लाया करें। नई एडजस्टमेंट्स रिवाइज हो जाती होती हैं। नीचे गिरे कहीं, टिश्यू से ही कर दें। चलें पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 15 जी हाँ, कैच। बोले माय डियर, वर्किंग नंबर DTL/एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 2020। माय डियर नाम बताएं। पीपी, वेल डन वेल डन। आगे चलें। इंटरेस्ट रिसीवेबल, आगे चलें। अनअर्न्ड कमीशन, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, रेट तो सबका चलें एक ही है, टैक्स, अनयूज्ड टैक्स लॉस। अच्छा बताएं लफ्ज क्या लिखा हुआ है पहला उस एडजस्टमेंट में? नहीं 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 नहीं, इस एडजस्टमेंट में पहला लफ्ज DTL। ओ कहते हैं एसेट्स को मैंने नीचे ब्रैकेट में शो किया हुआ है। कहते हैं DTL के लिए मैंने पॉजिटिव साइन यूज किया, तो ये दोनों DTL है, और एसेट्स के लिए मैंने कौन सा साइन यूज किया है? नेगेटिव। DTL/A इन रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेरी डिफरेंसेस वाज एज फॉलोज। कितना माइडी है? 18 का क्या? DTL। और 3 का क्या? DTL। भाई उनको कहीं पेन और ला दें, पहले मंगवाएं जरा। तीन का DTL और 9 का DTL। रिवर्स वर्किंग्स करें, डिफरेंस निकाल लें, जल्दी लाओ। हाइब्रिड पहली रो जल्दी करें। हाँ ये ले जाओ।
हाँ जी बोलें जी, डिफरेंस कितना था? 18 DTL DT वो उसने वैसे बताया हुआ है, चलें देख भी लेंगे इसको। नहीं नहीं डेफर्ट है इस पे तो जी जी बोलो। अच्छा 18 डिवाइडेड बाय इंटू 100 बोलें 60। अच्छा नेचर देख लें क्या क्या है उधर, ताकि मैं सही चीज लिखूं। नेचर देख लें उसकी, एसेट है लाइबिलिटी है? ना भाई नेचर ना देखें, डीटीएल के बाप का नाम हमेशा, जब नेचर देखनी होगी मैं खुद बताऊंगा, अभी नेचर ना देखें एसेट है या लाइबिलिटी है। मुझे बताएं डीटीएल के बाप का नाम टीटीडी, टाइम सेव करें जल्दी जल्दी, इसका नाम टीटीडी, इसका नाम भी टीटीडी, इसका नाम डिडक्टेबल टेम्परेरी। वो 12 तो उधर जाएगा ना, उसको छोड़ें, ये डिफरेंस में कभी नहीं डालना। जी बोलें 30। अभी तक सवाल के डेटे में से जो एक और चीज गिवन है वो मुझे हाथ खड़ा करके बता दें, वो मैं लिख लूं, फिर आगे चलता हूं। अनयूज लॉस के अलावा अनयूज लॉस भी रिवर्स वर्किंग करके जरा निकालें, बैलेंसिंग लिखें यहां पे, क्योंकि पेपर में हो सकता है निकालना पड़े। 40। वैसे लॉस था कितना जो एफबीआर वालों को बताया था, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को? 50। लेकिन 50 की बजाय मैंने रिकॉर्ड किस पे किया? 40। 50 लिख के काटें। एफबीआर वालों को कितना लॉस बताया? मुझे फ्यूचर में कितने प्रॉफिट आने की उम्मीद है? 40। तो बेहतर है कि डेफर्ड टैक्स एसेट किस पे बना लें? 40 पे। हाथ खड़ा करके एक और चीज बताएं जो सवाल में गिवन है, हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके एक और चीज बताएं जो सवाल में गिवन है। मैं सवाल इसलिए पढ़ा था पहले, CWIP हमारे साल अराइज हुआ है, वो पिछले साल नहीं था क्या? एक मिनट, वो इस साल हुई है, पिछले साल नहीं थी। डेवलपमेंट का जी क्या? शेयर तो इस साल खरीदे हैं, मैं तो पिछले समय, सारी वर्किंग पिछले साल की है भाइयों। किड़े पिंडू आए हो तुसी की कर रहे हो? बहुत आसान चीज है, जब मैं कहूँगा आपके चाहिए ताना था। और रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन कहाँ से आ गई? रिवैल्यूएशन तो हमारे साल वो बता रहा है कि डाटा दे रहा है उसका। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो इस साल खरीदी है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, वैसे इन्वेस्टमेंट नहीं शेयर है। चलें हाँ जी, CWIP हमारे साल हुए हैं, तो पिछले साल था ही नहीं। हा हा हा। हम नहीं 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 वो तो कोई मसला नहीं भाई, आप अपने पे हंसेंगे। डोनेशन तो इस साल दी है, वो पिछले साल दी नहीं थी। पॉज कर दो वीडियो, सोचने दो इनको। बस वो तो उसका डाटा इसी साल का ना, रिवैल्यूएशन का, पिछले साल का डाटा ही नहीं है, मैं क्या करूं। जल्दी करें, इसमें तो मजबूरी हमें ग्रेटर देन लिखना पड़ेगा क्योंकि डाटा अवेलेबल नहीं है। हम और कुछ नहीं लिख सकते, ग्रेटर देन ही लिख सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, टैक्स बेस किसकी? हाँ 100 रुपये नाम दें, 200 रुपये नाम दें, क्योंकि इतनी 15 मिनट बाद पकड़ा आप लोगों ने भाई। आज सवाल में पहली दफा इधर भी दे दें जिनको देना था नाम, आज इनको 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 और इधर फर्स्ट रो में
मिल मिला के पेपर कर लिया करें, हो जाएगा। आज सवाल में पहली दफा, मिल मिला के भी लड़ते रहने, तू गलत बोल रहा है। आज सवाल में पहली दफा इंटरेस्ट रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल दिए हुए डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में, और ऊपर हम पढ़ के आए हैं कि टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं, कैश अकाउंटिंग। इसलिए टैक्स बेस को बड़ा बड़ा करके 0 लिखें। लिखा हुआ आप लोगों ने, वेल डन, बोलना भी था। इसका फायदा क्या होना है ये बताएं आप हाथ खड़ा करके। अब हाथ खड़ा करके इसका फायदा क्या होना है, फायदा बताइए, बताएं फायदा क्या होना है जल्दी भाई। पिछले साल के कैरी डाउन्स निकलने हैं, और ये हमारे साल के टी अकाउंट में क्या बनने हैं, ब्रॉड डाउन। जिन्होंने निकाले हुए हैं ऑलरेडी वो हाथ खड़े कर दें। आई रियली अप्रिशिएट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बोल भी देना था, वेल डन। तो टैक्स बेस क्यों 0 है मुझे बताएं, टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। इसलिए प्लीज ये इसको खाली नहीं छोड़ना, इधर आप निकालें कि पीपी की टैक्स बेस 0 नहीं होती, पीपी को टैक्स वाले मानते होते हैं जी। 10 30 बिकॉज टैक्स अथॉरिटीज आर यूजिंग कौन सी अकाउंटिंग, कैश अकाउंटिंग। लिखने वालों को पैसे नहीं मिलते, बोलने वालों को पैसे मिल गए। मैं जा रहा हूं। अब आप जाके देखें एसेट के केस में और लायबिलिटी के केस में, रूल्स में जाके देखें कब टीटीडी आता है कब डीटीडी आता है, ताकि ग्रेटर और लोअर के साइन भी देख लें। कोई जरूरत नहीं, अल्लाह का शुक्र है साइन इधर से ही पता चल रहे हैं, रूल खोलने की जरूरत नहीं थी, साइन इधर से पता चल रहे हैं। आप बता दें इस सारे डेटे से पता क्या चला। इस सारे डेटे से 3 बातें पता चली। नंबर 1, एट द स्टार्ट ऑफ ईयर कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी एक्सीडेड द टैक्स बेस बाय 60। एक ये बात पता चली, इससे हमें टी अकाउंट बनाने में भी हेल्प मिलेगी जो पीपी वाला बनाना है। एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर द इंटरेस्ट रिसीवेबल वाज 10। एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर अनअर्न्ड कमीशन इनकम वाज 30। तो अल्लाह का शुक्र है ये 3 अकाउंट का डाटा हमें मिल गया। तो ये 3 अकाउंट खोलना शुरू करते हैं। चलें जी, ये टी अकाउंट्स खोलें। वर्किंग 1 के लिए आपने छोड़ दी हुई जगह करंट टैक्स वाली। चलो, वर्किंग नंबर 3, पीपी अकाउंट बनाएं किन के मुताबिक, आईएफआरएस, और पीपी अकाउंट बनाएं किन के मुताबिक, टैक्स वालों के मुताबिक। बताएं जी, ब्रॉड डाउन्स यहां से मिला करेंगे। इस वर्किंग का फायदा शुरू में ही ये हुआ करेगा, शुरू में ये वर्किंग कर लिया करेंगे। ब्रॉड डाउन्स बताएं, द कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी एक्सीडेड द टैक्स बेस बाय 60। लिखें, इधर ब्रॉड डाउन क्या लूं, वेल डन। इधर ब्रॉड डाउन वेल डन। कुछ लोग ये लाइन लिख भी रही हैं सवाल के शुरू में, 0 के नाम से, जो हम लिखते होते थे। यहां पे लिखते नहीं होते थे कभी कभी 0 के नाम से। अगर आज 0 के नाम से लिखनी है तो शायद 2-3 लाइनें लिख लें। कैरिंग अमाउंट एक्सीडेड टैक्स बेस, इंटरेस्ट रिसीवेबल का पिछले साल का कैरी डाउन, अनअर्न्ड कमीशन का पिछले साल का कैरी डाउन। ओके, इंटरेस्ट रिसीवेबल बताएं पिछले साल का कैरी डाउन 10, उसे क्या बनाएं हमारे साल का। ओहो, आज सवाल में तो ब्रॉड डाउन भी आ रहे हैं। केड़े पिंडू आए हो भाई। ओपनिंग रिसीवेबल कितना, 10। वर्किंग नंबर 6, नहीं, अनअर्न्ड कमीशन कोई अकाउंट नहीं होता, कमीशन इनकम अकाउंट होता है। ओपनिंग रिसीवेबल कितना है कमीशन, कोई नहीं है। क्लोजिंग रिसीवेबल कोई नहीं है। ओपनिंग अनअर्न्ड या क्लोजिंग अनअर्न्ड, 31/12 वो लिखा है, हाँ हाँ 31/12/20 लिखा हुआ है। तो ओपनिंग अनअर्न्ड 30। आगे आ जाए, इधर आने तो फर्स्ट रो में। ओके, चलें जी, पढ़ना शुरू करें। अब पहले की कर रहे हैं, पहले अमरूद बेच रहे हैं, पढ़ना शुरू करें अब। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 130।
अम्मी अम्मी 2 सवाल करा रहे हैं आज मुझे, 2 सवाल पूरे पूरे वाले। मी वर्किंग 1 बेटा 3-4 करके आया कर, तेरा 2 नाल गुजारा नहीं चलता। फिर जो टेस्ट से जो चीखा मारनिया होंदियां ने, पीबीटी 130। कहते आ जाना। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2, टैक्स डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सीड द अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बाय 9। टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सीड द अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बाय 9। बोलें जी। टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सीड द अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बाय, चलें आगे। वैसे मैं अगर कहूं कि एक अच्छी रिवीजन इस सवाल में बस ये वाले कॉन्सेप्ट की है जो अब वो लिख रहे हैं, एंड रीवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्डेड अगेंस्ट रीवैल्यूएशन सरप्लस इज 6। वर्किंग नंबर 7, लेकिन मैं इसका नाम रख रहा हूं 3.1, क्योंकि रिवैल्यूएशन सिर्फ कौन मानते हैं? अकाउंटिंग। वर्किंग नंबर 3.1, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, रिवैल्यूएशन सरप्लस, P&L, टैक्स, नेट सरप्लस। कैरिंग अमाउंट, revalued amount। बढ़ाएं। छोटे वाले सवाल, ये इस वाले सवाल में ये एडजस्टमेंट पहली दफा आई है ना, रिवैल्यूएशन वाली। बड़े बड़े सवालों में तो की हुई है। ओके माय डियर, इधर देखें, एंड रीवैल्यूएशन लॉस अगर ये लिखा होता तो मैं क्या करता? एंड रीवैल्यूएशन लॉस इज 6 मिलियन। लॉसेस कहां लेके जाते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के मुताबिक? P&L में। एंड रीवैल्यूएशन लॉस इज 6 मिलियन। रीवैल्यूएशन लॉसेस, नॉट कैरिंग अमाउंट, रिवैल्यूड अमाउंट दी उसने। रीवैल्यूएशन लॉसेस, स्काई ब्लू पट्टी, इट इज स्काई ब्लू पट्टी ना, तो रीवैल्यूएशन लॉस इज ₹6 मिलियन। अगर सवाल ऐसा होता कि जैसा मैंने अभी आपको बताया, पढ़ें क्या लिखा हुआ है, टैक्स फॉलोइंग डेप्रिसिएशन एक्सीडेड द अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बाय 9 एंड रिवैल्यूएशन लॉस इज 6 मिलियन। तो हम लिखते थे रिवैल्यूएशन लॉस 6 मिलियन। अच्छा, अब इसकी जनरल एंट्री करते। जनरल एंट्री बताएं क्या बनी? जनरल एंट्री बताएं क्या बनती? ये तो इसको तो हिट करना है, 2 दिन में तकसीम ही नहीं करना। P&L डेबिट और एसेट, हाँ भाई, रिवैल्यूएशन लॉस इधर आते हैं, याद रखिएगा। टी अकाउंट में तो मैं पहली दफा पोस्ट लाइन लगाऊंगा, टी अकाउंट आज तक कभी बनाया नहीं हमने क्लास में इसका। अभी कुछ नोट नहीं करना, अभी कुछ नोट नहीं, अभी तो मैंने काली पट्टी लगाई हुई है। और एक छोटा सा काम करते करंट टैक्स की वर्किंग में, वो क्या करते, करंट टैक्स की वर्किंग में एक काम करते, स्काई ब्लू पट्टी को करंट टैक्स की वर्किंग में लेके जाना होता है। एंट्री करके सोचें,
अकाउंटिंग वालों ने कितना P&L में डाल दिया? 6। इसको यहां पे उल्टा देते क्योंकि अकाउंटिंग वालों ने ये P&L में डाल दिया है। ये करते इस पूरे सवाल में। तसल्ली से रिलैक्स होके सोचें। द रिवैल्यूएशन लॉस इज 6। एंट्री बताएं। P&L डेबिट यहां कितना जा चुका है? 6। एसेट क्रेडिट। ये एंट्री सोचें। आप बताएं यहां कितना लॉस आ चुका है? टैक्स वाले रिवैल्यूएशन नहीं मानते हैं, यहां उल्टा दें। यहां तो अकाउंटिंग वालों को टी अकाउंट बना दिया ना, यहां क्या उल्टाना होता है? फिर ये करते हैं। बताएं ये कब करते हैं? जब रिवैल्यूएशन लॉस कहां जाना होता? P&L में। अच्छा ये खत्म किया। इस तरह नहीं है, ये आसान होता जरा, अभी भी आसान ही है, अभी कुछ और लिखा हुआ उसमें। The revaluation loss is recorded against सरप्लस। कहते हैं पहले से कोई खुशियां पड़ी हुई हैं, खुदा के लिए लॉस को P&L में ना ले जाना। पहले से कोई हमारे बिजनेस में क्या पड़ी हुई है? खुशियां पड़ी हुई हैं, पता नहीं कितनी। कहते हैं मैंने तो 6 को उसी के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया सारा। द रिवैल्यूएशन लॉस is not taken to P&L. लॉस इधर पूरा 6 लिखा करना है। The revaluation loss is not taken to PL, is adjusted against surplus. आप बताएं इस लाइन का यही मतलब बन रहा है? और अगर लिखा होता है the revaluation loss is 6, फिर लॉसेस को तो P&L में लेके जाते हैं ना। और अगर लिखा हो the loss is to be adjusted against, बड़ा बड़ा करके ये लिखे हैं, ये 6 नेगेटिव इधर और ये 6 नेगेटिव इधर। ये आज का सवाल है। अब अगला काम क्या करते होते हैं? इसको खत्म कर दें और इसको स्प्लिट कर दें जरा 30-70। इस 6 को 4.2। अब कोई बंदा जनरल एंट्री बताए। लिख लेते हैं, जनरल एंट्री लिख लेते हैं। पीपी क्रेडिट 6। हाँ डीटीएल के अकाउंट में मुझे याद करा दिएगा, मुझे तो भूल जाना है। वो तो बहुत देर बाद डीटीएल का टी अकाउंट एंड पे बनता होता है, वो मुझे भूल जाना है। आपने याद कराया तो कराया। डीटीएल के टी अकाउंट के अंदर ये 1.8 जाना है। डीटीएल डेबिट कितने से? स्काई ब्लू पट्टी डीटीएल के टी अकाउंट में जाना है। P&L में तो अब कुछ नहीं जा गया। और डीटीएल डेबिट और पीपी क्रेडिट और डीटीएल डेबिट और सरप्लस इन, वो ना ये हम कोई ओसीए तो बना नहीं रहे। ओसीए बना रहे होते तो उसमें शो कर देते। ये ओसीए बना नहीं रहे। ये खुशी अनरियलाइज्ड है, इसको ना उल्टा दीजिएगा इधर। या गम अनरियलाइज्ड है, इसको ना उल्टा दीजिएगा इधर। क्यों? वे P&L में गया ही नहीं। P&L में गया। अब मेरे ख्याल से इस एंट्री को पोस्ट करने का वक्त आ गया है। पोस्ट करें। पीपी क्रेडिट 6, जो मर्जी नाम रखें, इसका लॉस नाम रखें, जो मर्जी नाम रखें, वो मुझको कोई मसला नहीं। बस क्रेडिट करना है एसेट को 6 से। और अल्लाह करे कुछ ज्यादा चीजें ना हो, यही खोल लेते हैं। वर्किंग नंबर 7, डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट क्रेडिट डीटीएल डेबिट पीपी के अगेंस्ट कितना? 1.8। क्या कमाल एडजस्टमेंट थी, बड़ा ब्यूटीफुल रिवीजन इट वाज। करंट टैक्स में कितना P&L उल्टाना है? जरा सारे लोग बता दें, करंट टैक्स में कितना P&L उल्टाना है? कुछ भी नहीं।
तो आसान सी बात बताऊं, जो भी उसने अंग्रेजी लिखी होगी ना, ये वाली वर्किंग कर लीजिएगा और वर्किंग करके उसकी जर्नल एंट्री बोलें सारे, ताकि कोई रिस्क ही ना रहे गलती का। पीपी क्रेडिट पोस्ट करें, वो 6 क्रेडिट ये एंट्री की है, वो पोस्ट की है। डीटीएल डेबिट 1.8 से, और सरप्लस इन, तो उसी तो मैं बना नहीं रहा ना सवाल में, उसी में बना नहीं रहा सवाल में। चलिए ये बहुत अच्छा हो गया वैसे, इस एडजस्टमेंट को टेक कर लें, आखिरी दिनों में जरा रिवाइज कीजिएगा। चलें आगे। आप लोगों का टेस्ट कब है? मंडे को। चलें ठीक है भाई, अब हम इसको चैलेंज, हम एक सवाल बनाएंगे आपके लिए। अब एक सवाल बनाना शुरू करते हैं, इन सारे सवालों को मिक्स करके, ताकि आपकी एक अच्छी रिवीजन हो जाए। ठीक है, मंडे वाले टेस्ट में आप दुआ करें हम कोई नया सवाल बना के लाएं आपके लिए अच्छा सा। डन, आगे चलें, इजी मार्क्स लें। 0.3 वो सॉरी कैरी डाउन वगैरह रह गए साढ़े, कैरी डाउन कर दो, जज्बात से आके कैरी डाउन ही रह गए, कैरी डाउन कर दो भाई जान। आए ये तो दिल पे जाके लगी, नेगेटिव आ रहा है, कह रहे हैं 0 - 9 नेगेटिव आ रहा है, क्या करें फिर? कुछ ना कुछ एज्यूम कर लें, 100 डाल लें, तो फिर इधर लिखें बड़ा बड़ा एज्यूम, 10 डालो इधर, सॉरी 100 बन जाएगा ना, और इधर कितना, इसके साथ बड़ा सा लिखें 100 वर्किंग 4 से प्लस 60 क्वेश्चन से, क्योंकि उसको पता चल जाए हमने उसकी फिगरों के साथ क्या गेम डाली है, क्योंकि उसने हमारे साथ गेम डाली थी। डन, कैरी डाउन्स बोले 154 91। ओके माय डियर, पहले करंट टेक्स्ट में उल्टवा दें, क्या क्या उल्टाने यार नहीं नहीं, ये लॉस नहीं उल्टाना, ये P&L में नहीं गया हुआ, नहीं नहीं प्लीज नहीं, ये लॉस नहीं उल्टाना, ये लॉस P&L में गया नहीं हुआ, ये लॉस P&L में गया नहीं हुआ। अगर आपको ये बात ऐसे परेशान कर रही है तो बस ये लॉस वर्किंग 3.1 से है, ये P&L में गया नहीं, इट इज नॉट लॉस। ये किसके अगेंस्ट एडजस्ट हुआ था? OCI के अगेंस्ट, ये P&L में गया ही नहीं ना। आप लोगों ने करंट टैक्स की वर्किंग की थी किसी दिन, मैंने करवाई थी ना, तो मैं स्काई ब्लू पट्टी डाल के क्या कहता था कि करंट टैक्स की वर्किंग में क्या उल्टाना है, कौन सा रिवैल्यूएशन लॉस, जो P&L में गया ही नहीं हुआ, ये P&L में गया ही नहीं हुआ। अब उल्टा दें 0 को और माइनस कर दें 9 को, तो सिर्फ माइनस कर दें 9 को, जी टैक्स वाला डिडक्शन 9। आगे चले माय डियर, बस मुक गया। कैरिंग अमाउंट को बताए 154। अच्छा अब मेरे पास अब जगह नहीं है, मुझे लग रहा है कि जगह नहीं है, तो DTL/A एज ऑन 31 दिसंबर 21, इधर ही लिख देते हैं जरा, फिर ये बड़ा बड़ा करके लिख देते हैं। टीपी बोलें जी, कैरिंग अमाउंट 154, टैक्स बेस 91। चलें आगे। जी ये जो आपने चीजें डाली हैं इनको डालें, शुरू करें। ओके, इंटरेस्ट इनकम
इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रिसीट बाय 12। मुझे तो भूल गया इनकम कहाँ आती है, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, तो कैश इधर आता है ना, मैं तो इस तरह याद रखता हूँ अगर कभी भूल जाए, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। इंटरेस्ट इनकम ज्यादा है, कैश ज्यादा है, इंटरेस्ट इनकम एक्सीड द, जरा इधर क्या आता है, इनकम, और इधर क्या आता है, इंटरेस्ट इनकम एक्सीड द कैश बाय 12। लेकिन छोड़े पर कैश क्या लिखना है, छोड़े पर गुजारा चल रहा है, कोई ना कोई कैश होगा, लेकिन वो उसने डिफरेंस निकाल के दे दिया। और डन, आगे चलें। एंड कमीशन रिसीट इज ग्रेटर देन, देखो सीए करा रहे, बीए वाला होता तो उसमें ज्यादा इनकम इतनी है, कैश इतने तो ही पाके खुश हो जाते, वो सीए करा रहे, कहते ये इससे ज्यादा, वो इससे ज्यादा, वो रिसीट ज्यादा है इनकम से, तो साइड बताएं रिसीट की, रिसीट की साइड बताएं, रिसीट की साइड बताएं, ये रिसीट ज्यादा है इनकम से, ये नीचे इनकम नीचे, रिसीट कितनी ज्यादा, कितनी ज्यादा, 15। बड़ा मार्का मारा तूने। अब कैरी डाउन्स निकालें माड़िया, क्लोजिंग रिसीव, कैश कितों आया, हुन कैश नहीं कैरी डाउन आएगा, उसने तो P&L और कैश का डिफरेंस दे दिया था, तो अब कैश नहीं बैलेंसिंग आएगा जी। रिसीवेबल बोले, तू ओके, तू मैं नहीं, तू उसने कैश और इनकम का डिफरेंस दे दिया, खुदा के लिए अब इनकम बैलेंस नहीं निकालिएगा। अगर आप लोगों ने इनकम बैलेंस निकाली तो वो कहेगा 45, वो कहेगा फिर मेरा 15 ज्यादा वाला किधर गया। जो लोग P&L को निकाल रहे हैं बैलेंसिंग, वो मुझे बताएं, उसने तो पहले ही कह दिया ये कैश ज्यादा है 15 से, तो आप तो फिर बोंगी मार बैठे, आपने तो P&L को उल्टा 30 ज्यादा, ये तो पता नहीं क्या किया आप लोगों ने। तो इसलिए इट्स इलॉजिकल कि P&L बैलेंसिंग निकालें, तो बैलेंसिंग क्या निकलेगा, क्लोजिंग आना। बहुत अरसे बाद एक ऐसा सवाल आया है जिसमें हाउ टू टैकल में सारी चीजें कवर होने लगी हैं, जल्दी से टैकल कर लें। करंट टैक्स की वर्किंग भी कर दें, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग भी कर दें, रिवर्स पता नहीं क्या, और रिकॉर्ड पता नहीं क्या, और कैरिंग अमाउंट पता नहीं क्या, और टैक्स बेस पता नहीं क्या। बड़े अरसे बाद ऐसा सवाल आया। अच्छा, कुछ लोगों ने बोरिंग कॉस्ट और डेवलपमेंट कॉस्ट तक भी कर लिया, कोई ऐसे भी हैं, हाथ खड़ा करें, उससे भी आगे कर लिया। ऐसे मैं रिकॉन बनने वाली है रहेंगे ऐसे पीछे रह गए, छेती करो भाई। टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, हाउ टू टैकल, मैंने कहा हाउ टू टैकल, वो पानी पीने लग गया। इट इज हाउ टू टैकल, हाउ टू टैकल, प्रिपेयर टी अकाउंट, रिवर्स इनकम, तसली 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 छुरी थले सा, रिवर्स इनकम, जितना कैश आया उसको पे टैक्स दे दें। आज तो अल्लाह का शुक्र है रेट वाला मसला भी नहीं है, तो रिवर्स इनकम, रिकॉर्ड कैश, कैश है ही नहीं। In deferred tax working, carrying amount will appear and tax base will be garamande. Interest receivable, इधर आए, हाउ टू टैकल, इट इज प्रिपेयर्ड, आगे रिवर्स इनकम, जितना कैश आया उसको इनकम में डालना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं जितना कैश आया उतना टैक्स दो, इनकम रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, टाइम जाया होगा, हमारा टाइम है ना, करने दें हमें जाया। कमीशन रिसीव
अच्छा इसमें एंड पे टैक्स लगने दें 30%, कमीशन पे अलग रेट नहीं है, नहीं है अलग रेट, वो जान दो फिर काटे ना, रिवर्स इनकम है कैश ऐड करें। थोड़ा थोड़ा मिजाज बनना शुरू हो गया आप लोगों का, यानी समझ आ रही होती है ये बातें जो मैं कर रहा हूं। आगे चलें। टैक्स अथॉरिटी कैश अकाउंटिंग, तो फिर अनअर्न्ड कमीशन जी 45 और 0। आज तो नहीं, फिर शुरू हो सकेगा IAS 1037, शुरू करना भी नहीं चाहिए, कल इंशाल्लाह करेंगे, कोई बात नहीं, मेरा ही फ्यूचर है ना, खेलें कोई बात। अच्छा, out of total donation only 60% are allowed in tax. Out of 60% donation, out of total donation 60% are allowable in tax. इस एडजस्टमेंट के करने के दो तरीके बताएं मुझे, हाथ खड़े करके, हाथ खड़े करके, दो तरीके जी। इन्होंने पहले हाथ खड़ा किया, एक्सेलेंट। और जी, और कौन से हाथ खड़ा किया था? जी, और कोई हाथ खड़े, दोनों तरीके कोई बताए, दोनों तरीके। जी दो तरीके बताएं। नई सी चीज आई है ना, आपको पता है पहले लिखा होता था खर्चा है डिसअलाउ, आज कह रहे खर्चा है 5, 60 माइनस कर लो, बाकी माइनस करने की इजाजत नहीं है। अच्छा वैसे मुझे बताएं डोनेशन हमने कितने खर्चों में डाली होगी? 5, तो 5 को उल उसका 60%, लेकिन ये मेथोडोलॉजी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, इससे रीकॉन में ना आपको फिगर निकालना टफ टाइम देगी, इसमें रीकॉन में फिगर फिर आपसे निकलनी नहीं, रीकॉन में मसला हो सकता है। मेरा मशवरा ये है कि 5 उल्टाकर, वो जो अकाउंटिंग डेफिसिएंट उल्टाकर टैक्स एक्सेप्शन माइनस करते थे, रीस्ट्रक्चरिंग उल्टाकर रीस्ट्रक्चरिंग अलाउड माइनस करते थे, वो टेम्परेरी डिफरेंसेस थे, उनमें कर लिया करें ऐसे। मेरा मशवरा परमानेंट डिफरेंस में ऐसा ना करें, मेरी राय परमानेंट डिफरेंस में आप एग्जैक्ट निकालें नॉट अलाउड कितना है। आउट ऑफ 5 million 60% इज अलाउड, सो टेल मी व्हाट इज नॉट अलाउड। तो नॉट अलाउड की कोई फिगर बताए, नॉट अलाउड की, नॉट अलाउड इज 40%, मीन्स इट इज ₹2 million। मेरे ख्याल से 5 उल्टाकर 3 माइनस करना बेहतर नहीं है, बल्कि क्या कर लें, बोले 5 उल्टाकर, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें ना, 5 उल्टाकर 3 माइनस करना बेहतर नहीं है। बेहतर है कि इसका फायदा ये होगा जब रिकॉन बनेगी डायरेक्ट 2 पे रेट लग जाएगा। तो लिखें डायरेक्ट नॉट अलाउड की फिगर निकाला करें, हिंट लिख लें, डायरेक्ट नॉट अलाउड की फिगर करंट टैक्स में ले जाएं, डायरेक्ट नॉट अलाउड की फिगर करंट टैक्स में ले जाएं जी, ले जाएं जी नॉट अलाउड की फिगर करंट टैक्स में। डोनेशन नॉट अलाउड टोटल 5, व्हाट इज नॉट अलाउड? कितनी माइनस हो चुकी थी? 5, उसमें से 2 माइनस नहीं होनी चाहिए थी, उसको ये आगे चलते चलते इजी नंबर दे देता होता है। ये तीनों एडजस्टमेंट्स आसान है, VVI VII, चलते चलते इजी मार्क्स दे देता होता है। डेवलपमेंट कॉस्ट कितनी है? 25, अकाउंटिंग वालों ने किस में डाल दिया? खर्चे में। ऐसी एडजस्टमेंट में मैं मशवरा देता होता हूं पहले कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस कैलकुलेट कर लिया करें, लेकिन टैक्स वाले इसको क्या मान रहे हैं? डेवलपमेंट एसेट भी लिख सकते हैं, इंटेंजिबल भी लिख सकते हैं। अकाउंटिंग वाले इसको इंटेंजिबल नहीं मान रहे, जालिम, कह रहे हैं कि ये बुरी डेवलपमेंट है, तो कहां डालो? एक्सपेंस में। लेकिन एक बात जरूर सोच लें कैरिंग अमाउंट निकालते हुए, ये प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस हो चुकी है, ये प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस, लेकिन टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, कितना माइनस करो इसका? 28% इस साल, और फिर अगले साल, और फिर अगले साल।
टैक्स वालों की नजर में कॉस्ट 20 माइनस की फिगर मैं इधर से निकाल लेता हूं। अकाउंट, ये भालू एडजस्टमेंट ही तकरीबन बन गई है। अकाउंटिंग वालों ने कितना खर्चे में डाल दिया हुआ है? एक लॉस लिखा हुआ है, हाँ ईडी लिखा हुआ है, ईडी लिखा हुआ है। अकाउंटिंग वालों ने इतना खर्चे में डाल, इसको उल्टाकर इसकी अमोर्टाइजेशन माइनस कर दो। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो कॉस्ट पे क्यों रेट लगाया है? पहला साल है। अब ये 7 निकला हुआ उसको उधर यूज कर लें। हम अकाउंटिंग वालों ने इसे कहां डाला है? खर्चे में, और टैक्स वालों ने एसेट बना दिया। चलें आगे। बोरिंग कॉस्ट की एडजस्टमेंट हम क्लास में इस तरह समझाते होते थे, मैं आपको जरा बताता हूं कैसे। CWIP में बोरिंग कॉस्ट कितनी पड़ी है? 8। मींस के अकाउंटिंग वालों ने एसेट बनाया हुआ है, और बनाते भी एसेट है। अकाउंटिंग वालों ने एसेट बनाया हुआ। मैंने एक क्लास में किया था, मैंने कहा चलें टैक्स वालों की नजर में भी एसेट बनाएं, लेकिन टैक्स वालों ने कहा नहीं। मैंने फिर वो पकड़ा था ऐसे जो हम पकड़ते होते हैं पेंसिल से, मैंने कहा था टैक्स वाले कहते हैं एसेट ना बनाओ, एक्सपेंस में डाल दो। तो इसको हमने उठाया था, उठा के हमने कहा था नहीं 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 नहीं, नहीं यहां माइनस कर दो, और यहां 0 लिख दिया था। कितने को ये बात याद है? तो टैक्स वाले बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज, वो कहते हैं अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो कहां डालो? बोले एक्सपेंस में, एज अ रिडक्शन अलाउ हो जाए। लेस बोरोइंग कॉस्ट या इंटरेस्ट। अकाउंटिंग वालों ने इसको क्या किया हुआ था? कैपिटलाइज। टैक्स वालों ने क्या कहा? कहां डाल दो? खर्चे में। ओके जी, अगर ये बोरिंग कॉस्ट CWIP में ना पड़ी होती तो फिर ये क्वालिफाइंग एसेट शायद ना होता, तो फिर ये एक्सपेंसेस में पड़ी होती, और टैक्स वाले भी कह रहे हैं एक्सपेंस में डाल दो, फिर तो कोई मसला ही ना होता, फिर इग्नोर करते हैं। अच्छा जी, ब्रैकेट के अलावा वाली एडजस्टमेंट पढ़नी है, और इसको तो मैंने फिलहाल आपको कह दिया, इग्नोर ही कर दें। बोले हमारे साल के पहले दिन हमने शेयर्स खरीदे 70 मिलियन के, और उनके ऊपर जो गेन आना है पड़े पड़े महंगे होने की वजह से वो हमने P&L के थ्रू गुजारना है, यानी P&L में डालना है। वो गेन हमने कहां डालना है? P&L में। इस साल क्या हुआ? ये तो ड्यूरिंग द ईयर यहां से ब्रैकेट में लेना चाहिए था, चलें खैर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको छोड़ें। ईयर एंड के ऊपर 10 मिलियन का गेन आ गया फेयर वैल्यू पे लाने की वजह से। अब मैंने आपको कहा था आप लोगों ने IFRS 9 नहीं पढ़ा हुआ, कोई मसला नहीं,
आप लोग इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना दें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ना बनाएं, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना दें। वर्किंग नंबर 8, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। जरा बताएं खरीदी कितने की? 70 की। फेयर वैल्यू गेन कितना आया? 10। इसको कहां अकाउंटिंग वाले लेके जाएंगे? लेके होंगे। कोई बंदा मुझे कैरी डाउन निकलवा के दे। 80। अच्छा, ये मैं भी पढ़ता हूं, अंडर टैक्स लॉस कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%। ये मैं भी पढ़ लेता हूं। मुझे बताएं अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट में क्या जाना चाहिए? मैंने 70 मिलियन के शेयर खरीदे थे, वो पड़े 80 के हो गए, लेकिन मैंने बेचे नहीं। अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट में क्या जाना चाहिए? 80। जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, 70 की प्रॉपर्टी खरीदी, पड़े 80 की हो गई। अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट में जाना चाहिए 100% इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टाइप कॉन्सेप्ट है। एक बाय डिफॉल्ट चीज है जो सवालों में लिखी नहीं हुआ करेगी, टैक्स वाले कभी भी रिवैल्यूएशन को नहीं मानते। तो फिर टैक्स वालों की नजर में जो अकाउंट अगर बनता तो वो कहते जो कैश पे हुए यही आपकी कॉस्ट है। और जिन्होंने टैक्स की क्लास पढ़ी हुई है उनको पता है कि शेयर जब तक बिकते नहीं थे तब तक हम कहते थे इतने के खरीदे हुए हैं, बस इतने, हमें क्या कितने के हो गए, पड़े महंगे हो गए तो कुछ नहीं करते टैक्स वाले। तो बता दें व्हाट इज टैक्स, व्हाट इज कैरिंग अमाउंट छुपी हुई है जहां 80, बट व्हाट इज टैक्स वालों की नजर में, बिकॉज टैक्स वाले, छोटा सा यहां लिख लें, टैक्स वाले रिवैल्यूएशन को नहीं मानते, इसलिए बताएं अब टैक्स बेस क्या लूं? 70 और कैरिंग अमाउंट 80। नाम बोले, इन्वेस्टमेंट बोले 87, उन्होंने कॉस्ट पे रखा हुआ है और अकाउंटिंग वालों ने मार्केट वैल्यू पे। चलें टी अकाउंट भी बना लें अब। ओके, हमने कितने की खरीदी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स? 70 की। अकाउंटिंग वाले किस पे ले गए? 80 पे। टैक्स वाले क्या कहेंगे किस पे रखो? 70 पे। अकाउंटिंग वाले 80 पे। कोई जरा देख के मुझे बताएं अकाउंटिंग वालों ने गेन कितना रिकॉर्ड किया है? 10 का। बड़ी महंगी होगी ना, तो क्या टैक्स वाले रिवैल्यूएशन को मानते हैं? उल्टा है करंट टैक्स में जाके। So that was a very easy adjustment. Less fair value gain on investment property जो होता था। ये एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स वाली मैंने इसलिए करा दी है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपको आती है। अच्छा, अब सारे लोग एक चीज बताएं, ये जो डिफरेंस आ रहा है ये कितना है? 10 का। अब अकाउंटिंग वाले कहते हैं ये 10 ऐड कर दिया था, टैक्स वाले कहते हैं नहीं इसको ऐड ना करो, इस वजह से डिफरेंस आ गया। इस 10 पे कल कला को कभी ना कभी तो टैक्स देना
पड़ेगा। क्यों टैक्स? इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट, इट इज ऑलवेज टीटीडी। इस 10 पे कभी ना कभी टैक्स देना पड़ेगा। अगर अगले साल के पहले दिन ही बिक गए फिर तो कमाल हो जाएगा। अगर अगले साल के पहले दिन ही बिक गए, खरीदे कितने के हुए हैं? 70 के। टैक्स वाले भी कितने के मान रहे हैं? 70 के। अगर अगले साल के पहले दिन ही बिक गए तो कितने के बिकेंगे? 80 के बिक जाएंगे। एक दिन में क्या प्राइस चेंज होनी है? तो 10 मिलियन का क्या आ जाएगा? इस गेन पे टैक्स वाले डेफर करके टैक्स मांगेंगे या अभी? भाई टैक्स वाले रिवैल्यूएशन को नहीं मानते। आप लोगों ने टैक्स पढ़ा हुआ है, मुझे बताएं शेयर्स पे गेन निकालते थे कैपिटल गेन के चैप्टर में, कब निकालते थे? जब बिकते थे। तो मुझे बताएं अभी बिके हैं या पड़े हुए हैं? मैंने बात की है कि अगर कल कल को ये बिके तो ये शेयर कितने के बिकेंगे? 80 के। तो 10 का गेन आए, जब आएगा तो उस वक्त उन्होंने टैक्स रेट क्या रखा है? टैक्स वाले कैपिटल गेन पे टैक्स मांगते हैं 15। कैपिटल गेन तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है टैक्स के अंदर। तो उधर कैपिटल गेन पे नॉर्मल रेट होते थे, लेकिन इधर वो कह रहा है मैंने कैपिटल गेन पे 15% टैक्स मांगना है। तो मुझे बता दें मैंने डेफर करके इस पे कितना टैक्स देना है? 15%। कितना? 1.5। अच्छा, अब कुछ लोग व्हाइट बोर्ड की तरफ देख रहे हैं। सादा सी बात, इधर देखें सारे डंडे वो। ये जिसमें ने रिवाइज करानी है IFRS 9 के बाद, लेकिन मेरी सादा सादा बातें सुने। व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? व्हाट इज टैक्स बेस? इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट, टीटीडी। टीटीडी का बेटे का नाम DTL। लेकिन सवाल कह रहा है कि ये जो शेयर्स के ऊपर गेन आना है उस पर रेट थोड़ा सा डिफरेंट है। वो रेट कितने? 15%। तो ये एक आसान सी एडजस्टमेंट थी, जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ओके, अब एक पुरानी एडजस्टमेंट हमारी रिवाइज होने लगी है। जैसे भैंस दूध देती है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रेंटल इनकम देती है, तो शेयर्स क्या देते हैं? डिविडेंड। अब सिर्फ ब्रैकेट वाली बातें पढ़ें। डिविडेंड कितना मिला? 4। इस पे टैक्स रेट क्या है? अगर पड़ा रहने दिया तो हाउ टू टैकल तो करना नहीं, क्योंकि डिविडेंड का टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, रिसीवेबल है ही नहीं, रिसीव हो गया उल्टा। तो फिर इसको क्या करें? बिल्कुल अभी ताजा जो क्वेश्चन 7 एक दिखाया था आपको पार्ट बी में, या अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें भी 28 मिलियन का डिविडेंड था शायद। आप बता दें डिविडेंड को अगर पड़ा रहने दिया 130 में तो खतरा बताएं क्या है? इस पे क्या लग जाएगा? इसको निकालें यहां से। लेस डिविडेंड 4। आगे कितनी एडजस्टमेंट्स रह गई हैं? हो गई हैं? नहीं, वो लॉसेस भी तो माइनस करने होते हैं ना। थोड़ा सा नीचे करके जरा। टैक्स ऑन डिविडेंड ऑफ 4 एट द रेट ऑफ 10%, 0.4। डेफर टैक्स की वर्किंग में नहीं लेके जाएंगे ना, रिसीवेबल नहीं है। जी बोले। 122। 122 देखते ही आपके जहन में क्या आया? पिछले साल एफबीआर को लॉसेस कितने बताए थे? मुझे तो भूल ही गया, मैं जरा देख के आता हूं। पिछले, हाँ, हम किस साल खड़े हैं? 2021 में। पिछले साल टैक्स वालों को लॉसेस कितने बताए थे? 50। लेकिन मुझे उम्मीद क्या थी फ्यूचर में प्रॉफिट कितने आएंगे? 12 को ना देखा करें, 12 का कुछ नहीं करना। वो 12 पिछले साल लॉसेस कितने थे? 50। मुझे उम्मीद क्या थी कितने प्रॉफिट्स आएंगे? 40। पिछले साल लॉसेस कितने थे? लेकिन कितनों पे डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया था? एफबीआर वालों को लॉसेस कितने बताए थे? 50। तो इस साल प्रॉफिट्स आए कितने? 40 आए या उससे बहुत ज्यादा आए? 122 आ गए प्रॉफिट्स। अब एफबीआर वालों को क्या कहेंगे? पिछले साल हमने आपको लॉसेस कितने बताए थे? 50। कोशिश करें, मेरे ख्याल से सोचा तो था प्रॉफिट्स कम आएंगे, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा आ गए। अब मेरे ख्याल से ऐसा करें थे कि सारे ही लॉसेस करें, जरा सारे लॉसेस माइनस, लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस 50।
सबर सबर, यहां रुक जाएं। रिकॉन के अंदर एक लाइन डालें, अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट इन प्रीवियस ईयर। इसके नाम पे नहीं जाना, इसकी लॉजिक समझें। कितने लॉसेस माइनस करने का सोचा था? अवेलेबल तो 50 थे, कितने लॉसेस माइनस करने का सोचा था? 40। कितने लॉसेस अल्लाह का शुक्र है माइनस कर लिए? 50। इस वजह से इस साल ना 50 का की सेविंग की वजह, 50 माइनस करने की वजह से हुआ ये होगा कि 50 से ये प्रॉफिट कम हो गए हैं। 50 का 30% कैलकुलेटर के बगैर बनता है 5 3 15। 15 की सेविंग करंट टैक्स में आई है। मुझे फ्यूचर नजर आ रहा है, फ्यूचर लकीली नजर आ गया। फ्यूचर में 15 की सेविंग आई है, लेकिन सेविंग सोची कितनी थी? 12 की। सेविंग हो कितनी गई? तो वो जो 3 की सेविंग पिछले साल रिकॉर्ड नहीं की थी, इस साल आ गई अल्लाह की तरफ से। अब उसको शो कर दें कि 3 की खुशी इस साल आई है। ये पर्पस होता है रिकॉन के अंदर इसको लेके जाने का। और दोबारा आखिरी दफा सुन लें। आप बताएं, पिछले साल क्या सोचा था, कितने लॉसेस माइनस कर सकेंगे? 40। और कितना टैक्स सेव कर सकेंगे? 12। इस साल कितने लॉसेस माइनस कर लिए? 50। कितना टैक्स सेव कर लिया? 122 पे नहीं देके आए आप टैक्स। कितना टैक्स सेव कर लिया? 15। इस तरह सोचना नहीं पेपर में, वैसे कितना ज्यादा सेव कर लिया। देख, सोचना इस तरह है, जब इस तरह मैं कहने लगा कितने लॉसेस सोचा था आएंगे, लॉसेस माइनस हो सकेंगे, कितने लॉसेस? 40। कितने लॉसेस माइनस हो गए? कितने लॉसेस ज्यादा माइनस हुए? तो खुशी रिकॉर्ड करें इनटू 3 की खुशी। ये नोट में सबसे एंड पे डाल दिया। लेस खुशी, खर्चा नहीं है ना, खर्चा नहीं है। खर्चा होता तो पॉजिटिव। 2 मिनट लगाएं, रिकॉन बना दें। सवाल मुकम्मल हो गया, बन गई है रिकॉन। वेल डन, माशाल्लाह। बस अब हम नया टॉपिक नहीं शुरू करते, एथिक्स की थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं बस आज। अभी ठहरो, ठीक है। आप तो जाओ ना, आपको तो रिकॉन मैच हो गई है, जाओ उठो। हाँ, ओके। जी भाई, ओ ठहर जो ना, 72। टैक्स एट द रेट ऑफ 22। सिटी ये कौन सा है, करंट है प्रायर है? करंट ही है, प्रायर तो है ही नहीं इस साल। चले आगे। यह चंगी आ रहे लाया उसने सवाल ने। इधर इधर लॉजिक सोचते हैं आप लोग या रूल्स लगाने लग गए हैं? लॉजिक सोच, टाइम नहीं होता हमारे पास। अच्छा ठीक है। 18.9 कर लो, गलते पढ़ लो कान में। 63
DTD, क्योंकि ये लाइबिलिटी है। मैं भी फिर आप ही की तरह DTD। की जी कैरी डाउन 10.5। ब्रॉड डाउन 0 है। वी आर वेरी लकी अनलकी, ब्रॉड डाउन 0 है। जी ब्रॉड डाउन बोले 0। हाँ जी, नहीं स्काई ब्लू पट्टी DTL के अकाउंट में सिर्फ क्या जाता है, स्काई ब्लू पट्टी से ये फिगर, और करंट टैक्स में स्काई ब्लू पट्टी से ये फिगर। चलें जी 12.3 34 PBT। थोड़ा जरा नीचे आ जाना, मैं पढ़ा हुआ हूँ इधर, फिर तो बहुत दूर हो जाएगा मेरे से। चल ठीक है, मैं आ रहा हूँ तेरे लिए आ जाता हूँ नीचे। वैसे मेरा प्रोग्राम नहीं था इतना नीचे, थोड़ा और नीचे आना जरा, फिर मैं दूर हो जाऊंगा तेरे से। रेट 39। आप कोई नगमा बोलें जिसमें 5 मिसरे हों। डोनेशन नॉट अलाउड जान दो, डिडक्शन नॉट अलाउड और एग्जेम्प्ट इनकम ढूंढनी है, और इंटरेस्ट डिविडेंड और कमीशन पर अगर करंट टैक्स या डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में सेपरेट रेट लग रहा है, बल्कि आज कैपिटल गेन पे भी सेपरेट रेट लग रहा है वैसे, तो उसको ले लें। और उसके बाद जनरल टैक्स रेट में तो चेंज नहीं है आज, और प्रायर ईयर टैक्स भी नहीं है। अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्सेस किसी ने रिकॉन बना ली है वैसे, कितने लोगों ने बना ली हुई है? ओके। अब जी एग्जेम्प्ट इनकम और डिडक्शन नॉट अलाउड। एग्जेम्प्ट इनकम तो सवाल में शायद कोई नहीं थी, डिडक्शन नॉट अलाउड है कितनी, किधर है? डोनेशन। ओ 5 नहीं 2, यही तो बात है, 2 लेनी है ना। नॉट अलाउड कितनी है? 2। अबू बुला रहे हैं, जल्दी आओ बेटा, मोबाइल वापस डाल जेब में। सॉरी, डिडक्शन नॉट अलाउड बोले 2 इंटू 0.6। इस पे अलग रेट है 4 रुपए पे, और इस 10 रुपए पे अलग रेट है। इन दोनों को बुलाएं। 4 रुपए क्या है? डिविडेंड। और 10 रुपए क्या है? कैपिटल गेन। इन्वेस्टमेंट तो है, मतलब कैपिटल गेन आना है ना 10 रुपए का। शेयर 70 रुपए के खरीदे हुए हैं, अगर अगले साल के पहले दिन बिक गए तो कितने के बिक जाएंगे? 80 के। तो जिस पे करंट और डेफर्ड टैक्स में अलग रेट लगाया हुआ उसको भी लाना होता है इधर।
आप बताएं सारी इनकम्स पे कितना रेट लग गया? 30। लेकिन डिविडेंड पे कितना लगना चाहिए? कितना ज्यादा लग गया? चलें आज 20 लगा लें डायरेक्ट ही। आगे चलें। सारी इनकम्स पे कितना रेट लग गया? 30। हमने 10 रुपए गेन में डाला हुआ था। सारी इनकम्स पे कितना रेट लग गया? 30। लेकिन इस पे लगना कितना है? 15। कितना ज्यादा लग गया? अब थोड़ी थोड़ी शायद ये चीजें टैकल हो रही हैं जी। 34.3। बनाओ दूसरा पॉइंट।